नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। और मोदी जी का बजट आ चुका है और बजट जो है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस लेकर आ रहा है। हालांकि बाजार ने इसे हाथों हाथ नहीं लिया है। शेयर बाजार एक बड़े नुकसान के साथ जो है वो बंद हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बजट को समझने में, इसके दूरगामी परिणामों को देखने के लिए अभी थोड़ा वक्त चाहिए। 2026-27 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट में लोक लुभावन ऐलान की जगह लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को ध्यान में रखा गया। विजन 2047 पर जो विकसित भारत बनाना है उस पर फोकस किया गया। महिलाओं, किसान, युवा और गरीबों का जीवन स्तर सुधारने पर ध्यान दिया गया। पीएम मोदी ने भी बजट की तारीफ की। आज का बजट ऐतिहासिक बताया है उन्होंने। और प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत की गति को तेज करने वाला बजट इसे करार दिया है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस बजट का खाका तैयार किया गया है। गांव, गरीब, किसानों का कल्याण करने वाला बजट इसे करार दिया है और कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारें। तो अगर देखा जाए, एमएसएमई को चैंपियन बनाने की कोशिश है, गांव में लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचाने की कोशिश है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाने की कोशिश है और कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो हैं वो भी दिए गए हैं। 2026-27 के बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार ने कोई लोक लुभावने ऐलान भी नहीं किए हैं। पहली नजर में यह सामान्य बजट दिखता है, लेकिन यह बजट विजनरी बजट है। यह बजट विकसित भारत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाला बजट है। बजट 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप है। युवा, किसानों, गरीबों का ध्यान रखा गया है। महिलाओं, बुजुर्गों पर फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप पर जोर है। इस बजट से महंगाई को कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी। भारत 7% से अधिक विकास दर से बढ़ता रहेगा। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। निर्मला सीतारमण के बजट के 3 विजन हैं। पहली है रफ्तार, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। दूसरा है क्षमता, लोगों की काबिलियत को निखारना, जिससे वो देश की तरक्की में भागीदारी बने। और तीसरी है सबका साथ, सबका विकास, यानी हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के भरपूर संसाधन और मौके हों। इस बजट में किसको क्या मिला, पहले ये समझ लीजिए। तो भाई, आम आदमी को समझ नहीं आ रहा है कि उसकी जेब में मिला तो क्या मिला, और क्या इतनी पेशेंस आम आदमी के अंदर होगी कि वो इसके दूरगामी परिणामों को समझे, देखे और कहे वाह जी वाह क्या बजट बनाया है। क्योंकि शेयर बाजार ने तो इस बजट को हाथों हाथ नहीं लिया है। हालांकि कुछ करेक्शन जरूर हुई। जिस तरह का हाहाकार शुरुआत में मचा था, तो ये करेक्शन क्या कल भी देखने को मिलेगी और उसके बाद कुछ स्टेबिलिटी आएगी। और दूरगामी बजट में क्या कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं और कहां कुछ कमियां रह गई हैं जहां और काम हो सकता था। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं, अर्थशास्त्री हैं, अवधेश कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और राकेश शुक्ला जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। प्रोफेसर दीप्ति, पहले आपसे शुरुआत करें, क्योंकि अर्थशास्त्री की नजर से जरा इस बजट को समझना है। क्योंकि बाजार ने तो बजट को कहा कि भाई
नहीं, पसंद नहीं आया, आपने बहुत सारा टैक्स लगा दिया है, शेयर मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन अगर देखें कि भाई ठीक है, लॉन्ग रन में इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो फैसले लिए गए हैं, यू थिंक कि उसके रिजल्ट्स आने वाले वक्त में लोगों को खुश करेंगे? बिल्कुल पहनाज, नमस्ते। मैं बिल्कुल इसको ये कहूंगी कि ये बजट नहीं है, एक्चुअली ये विजन डॉक्यूमेंट है, ये विजन स्टेटमेंट है। भारत को एक विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर करने वाला ये बजट है कि जो आगे आने वाले सालों में एक दिशा और जो हमारे भारत की जो आगे 2047 में जो एक दशा होने वाली है उसको निर्देश करने वाला बजट है। आपने मार्केट का 2 बार जिक्र किया। देखिए, मार्केट को एकदम इमीडिएट रिएक्शन की जो बात है, क्योंकि वहां पे एसटीटी जो सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स है वो बढ़ गया है, उसकी वजह से मार्केट का इमीडिएट रिएक्शन था। क्योंकि मार्केट के जितने भी एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे थे कि 2 चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो घटना चाहिए, तब एसटीटी बढ़ना चाहिए। तो एसटीटी तो बढ़ा है, लेकिन एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो नहीं घटा है। लेकिन अगर फिर से इसको दूरदर्शिता की नजर से अगर देखा जाए पिनास, और उसी नजर से ये बजट देखने वाला है, क्योंकि दूरदर्शिता में एसटीटी को जो बढ़ाया है उसका सीधा सीधा यही तात्पर्य है कि वो नहीं चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती है कि आप जो ये डे ट्रेडिंग्स और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स में जो खेलते हैं वो नहीं करना चाह रहे हैं। वो एक स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ जो एक दिशा निर्धारित की जा रही है, ये उस दिशा में बजट है पेनाज जी। और बार बार हम लोग को ना एक, मैं कहूंगी, बुरी आदत पड़ चुकी थी कि हम बजट में ना ये रेवड़ियां और ये सब मूंगफलियां, काजू, किशमिश जो कह लीजिए, वो देखने की एक उम्मीद कर रहे थे। मैम सॉरी, यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा है कि जो इतनी रेवड़ियां फ्री की बांट दी है ना, उसी की वजह से पैसा नहीं बच रहा है कि आप कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ढंग से कर सकें। तो ये तो कम से कम आम आदमी की गलती मत बताइए कि उसे रेवड़ियां देखने की आदत पड़ गई थी। अब कोई बांट रहा है, दे रहा है, तो भाई आम आदमी क्यों नहीं लेगा? फ्री का किसको बुरा लगता है भाई, है ना? बिल्कुल, देखिए आम आदमी की गलती नहीं है इसमें, लेकिन जब ये जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये रेवड़ी बांटने वाली प्रक्रिया शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी ना। बावजूद इसके भी हमने अपने जो डेफिसिट है, जो हमारा डेट जीडीपी रेशो है, उसको हमने कम किया है। फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट था, हमने उसको तकरीबन 9 से जो 4.5 पे लाए हैं। बावजूद इनके भी हम वो कर पाए हैं। तो सोचिए, अगर हम ठान लेते हैं, क्योंकि हम जितने भी विकसित देशों की बात करते हैं पिनाज जी, वो सारे विकसित देश एक बार के लिए तो फॉरवर्ड पुश वहां की जनता ने ली है, जो भारत को भी लेना पड़ेगा अगर वो एक बस यही है कि जब सरकारें शुरुआती साल में पेश करती हैं तो विजन वाला बजट पेश करती हैं, और आते आते वो विजन जो है वो पॉपुलिस्ट बजट में तब्दील हो जाता है। अवधेश जी, क्यों इतना पेशेंस? अर्थशास्त्री तो रख सकते हैं, लेकिन विरोधी तो रखेंगे नहीं। आम आदमी रखेगा क्या? नहीं, विरोधी अर्थशास्त्री क्या कहते हैं या हम पत्रकार लोग, एनालिस्ट लोग क्या कहते हैं, उसके परे मूल मायने है कि भारत के सामने जो इस समय वैश्विक आंतरिक चुनौतियां हैं और जो देश की आवश्यकताएं हैं और जो लक्ष्य है अगले 25 साल की दृष्टि से, उसके अनुरूप ये बजट है कि नहीं। किसी बजट की वही कसौटी होती है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के आरंभ में इसकी 3 कसौटियां बनाई थी, जिसको उन्होंने 3 कर्तव्य कहा था। फिर उसके लिए अलग अलग चरणों की घोषणा की थी। तो अब एकदम से जैसे लगता है अब इनकम टैक्स है, मान लीजिए, हम लोग किस चीज पर ध्यान रखें, क्या सस्ता क्या महंगा, आम आदमी को कर में क्या छूट मिला। अब पिछले लाख हमारे आपको अगर 12,75,000 करोड़ रुपए की एक साथ ही छूट मिल गई हो, कारोबारी को 12 लाख, तो उसमें क्या ज्यादा वृद्धि हो सकती, तो वो चमत्कारिक नहीं लगता है। उसी प्रकार से जो अब धीरे धीरे देखिए, हमारे देश ने 1991 में 220% कस्टम ड्यूटी से शुरू किया था और आज हम बहुत जगह 0 पर जा रहे हैं। हमारे पास सब कोटा सिस्टम होता था, आज हम पढ़ यार, ऐसे तो बहुत चला गया, लेकिन नॉर्मल 44 लाख कारें बेच रहे हैं। तो आज की परिस्थिति में जो है, जैसे मूल, अब एक चीज पर ध्यान दीजिए, इस समय चुनौती हमारे एक्सपोर्ट पर जैसे आ गई अमेरिका से। तो एक्सपोर्ट में हमारा क्या है, कपड़ा है, चमड़ा है, ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स है। यूरोप के साथ हमारा पैक्ट हुआ है और साथ साथ उसमें एक मोबिलिटी पैक्ट हुआ है। तो उसके अनुरूप आपको जिन जिन देशों से किया है, ब्रिटेन से, ओमान से, बाकी से, कि जो कपड़ा और हस्तकरघा का मिशन शुरू हो रहा है, उसको डिटेल में आप देखिए कि उससे क्या होने वाला है देश को, उससे किसको लाभ होने वाला है देश भर में, और वो इतने हब बनेंगे और कपड़ा निर्यात में के लिए प्रोत्साहन का जो उसमें विषय है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो इस समय जैसे विरासत जो तीर्थ क्षेत्र है, मूल बात है, तो उसमें अगर
जी चीन करके 200 ऐसे विरासत स्थान चुने गए, 7 ऐसे ऐतिहासिक प्लेस है जिसके लिए विशेष कार्यक्रमों की घोषणा है। बाकी तो है ही है, जो हम रेल कॉरिडोर बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, उसके लिए 20,000 गाइडों की बात हो रही है कि उसको ट्रेनिंग देकर के बनाएंगे। तो यह नहीं है कि इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी जब साफ घोषणा हुई है कि इस बार जैसे सेवा क्षेत्र है, एग्रीकल्चर क्षेत्र है, कि एक्सपोर्ट में 10% हमको धीरे धीरे सेवा क्षेत्र को लाना है अपने देश में, और उसकी दृष्टि से शिक्षा का उस ढंग से हम चलिए, तो यानी कि इस बजट में आपको इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि भाई ठीक है आपकी जेब पे कल से आपको इतने पैसे का फायदा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो ये बजट है उससे निश्चित तौर पर जब अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और तमाम चीजें, महंगाई तो ऐसे 1.7%, 8% के आसपास खुदरा महंगाई दर है, तो इसलिए ये ऐसी समस्या तो है नहीं। सर इकोनॉमिक सर्वे ऐसी बातें नहीं कह रहा था। खैर नहीं, इकोनॉमिक सर्वे की बात है। दे ही दिया ना, जीएसटी ने भी तो बेनिफिट्स और जीएसटी ने पहले बेनिफिट। राकेश शुक्ला जी, यहाँ पर विपक्ष का तो खैर काम ही होता है क्रिटिसाइज करना। विपक्ष सीधे सीधे कह रहा है कि भाई ममता बनर्जी कह रही है कि हम्टी डम्टी बजट है, और पश्चिम बंगाल में चुनाव था, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, बंगाल का जिक्र भी नहीं किया, बंगाल को आप बांग्लादेश समझते हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, पिछले बजट में जब बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया तो भी आपत्ति उठाई गई थी और आलोचना की गई थी, क्योंकि ये चुनावी राज्य हैं, इसलिए इनको फोकस किया गया है। और इस बार यदि किसी राज्य को फोकस नहीं किया गया, यानी व्यक्तिगत तौर पे उस राज्य का नाम लिए बगैर यदि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए हैं, तो उस पर भी आलोचना हो। देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना। दरअसल हमारे यहाँ एक स्वभाव बना दिया गया कि आप व्यक्तिगत हित को देखिए। राजनीतिक दलों की तरफ से जो भी चीज़ें लाई जाती हैं वो व्यक्तिगत हित के हिसाब से आपका मानस बना दिया गया। आप अपने को देखिए कि आपको इससे क्या लाभ है, और इसी वजह से हमारे यहाँ जो फ्री बीज है ना, वो सफल हुआ है राजनीतिक मंच पे। फ्री बीज के कारण हमारा मानस बना कि हमको ये मिला, बाकी डेवलपमेंट कहाँ पे वो सेकेंडरी हो गया। पहली बार मुझे लगता है एक ऐसा बजट आया है जिसमें एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है समग्र विकास का, और उसका कारण ये है यदि आप विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, दुनिया के सामने आज भारत एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है। पूरी दुनिया भारत के साथ समझौता करना चाह रही, पूरी दुनिया को भारत से एक उम्मीद है। उसके लिए भारत ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन के क्षेत्र में कैसे अपने आप को साबित करना है और आगे बढ़ना है। अब उत्पादकता में जो सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है वो है गुणवत्ता की, यानी जिन देशों के साथ आप समझौता कर रहे हैं उन देशों को आपको गुणवत्तापूर्ण चीज़ों को इसलिए उपलब्ध कराना है क्योंकि वहाँ जिन देशों का पहले से ही एकाधिकार है उसमें आपको अव्वल होना है। और उसके लिए इस बजट में ये फोकस किया गया है 2047 का कि हम आने वाले समय तक दुनिया के साथ यानी विश्व में एक मजबूत कदम के साथ उपस्थित अपनी दर्ज कराएंगे। तो एक कंसर्न और निकल कर आता था कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन बावजूद उसके नौकरियों का जो संख्या है वो उस अनुपात में उस लिहाज से नहीं बढ़ रही है। तो इस बजट में क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ही सही, लेकिन उस इशू को एड्रेस किया गया है और वो इशू एड्रेस होगा, नौकरियां बढ़ेंगी, और कैसे? बिल्कुल पिनाज जी, 100% उस चीज को एड्रेस किया गया है। मैं फिर इस सरकार की सराहना करूंगी कि उन्होंने अपनी कमियां छुपाने की इस बार कोई कोशिश नहीं करी है। पॉपुलिस्ट के अलावा वो बिल्कुल इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहां पर क्या किस क्षेत्र में हम लोग को अभी और बढ़ावा देने की जरूरत है। जैसे अभी सर भी कह रहे थे कि आपने जिन 4 क्षेत्रों की बात की है, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के बाकी तीनों तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स ही हैं। तो जब ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स का आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। साथ ही साथ जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हम बार बार कर रहे हैं, तो हमारा देश 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसकी इस बजट में भी बात की गई है। केपेक्स को उसमें टैक्स फ्री टैक्स एग्जेम्पशन की बात की गई है। जितने भी सेक्टर्स को उन्होंने कस्टम एग्जेम्पशन में डाला है, उन सारे जब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो वो डेफिनेटली एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगी। और स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत ही 21 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं। इस बात को विपक्ष नहीं देखता है, लेकिन सरकार इस पूरे विजन के तहत चल रही है कि सिर्फ एक ये नहीं कि कहीं और सरकारी नौकरी या किसी और की नौकरी करनी है, साथ साथ अपना भी स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाना है और जो जॉब्स भी क्रिएट करता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट शाइंग अवे। इसमें देखिए एक बहुत अहम बात जो की गई है, E2E की बात, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी या एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप। इसके तहत जो एजुकेशन
टाउनशिप्स की बात की गई है। देखिए, अचानक तो एकदम एजुकेशन टाउनशिप्स डेवलप नहीं हो जाएंगी, तो सरकार इस बात को समझ रही है कि जब तक वो होता है, साथ ही साथ इसलिए फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में हमने तो स्किल इंडिया भी शुरू किया बिल्कुल, था ना? स्किल इंडिया शुरू किया। लेकिन जो डिग्री और जॉब ड्रिवन डिग्री, उसमें डिस्पैरिटी रही ना? पेनाज जी देखो, बिल्कुल रही। तभी हमने साथ साथ अभी जो किया है, फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स के लिए जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए भी हमने टैक्स रिडक्शन किए हैं। ईयू के साथ जो हमने मदर ऑफ ऑल डील्स किए हैं, हमने उसमें वो बहुत एक बड़ी बात की है कि जो डिग्री इक्विवेलेंस, कि हमारी डिग्री वहां रिकॉग्नाइज होगी, उनकी यहां पर रिकॉग्नाइज होगी। और देखिए, जो एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, डेफिनेटली उसमें हम लोग इतने कारगर नहीं साबित हुए हैं, जिसको एड्रेस करने के लिए भारत सरकार का ये जो बजट है, ये विजनरी डॉक्यूमेंट की तरह है और इसमें ये चीज जरूर एड्रेस होगी। इसमें मुझे डेफिनेटली कोई दो मत नहीं है पेनाज जी। चलिए, तो यहाँ पे पॉपुलिस्ट नहीं, लेकिन अगर सोशलिस्ट अप्रोच के साथ कि समाज के हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिले और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये बजट जो है वो पेश किया गया है। यहाँ पर अवधेश जी, अगर हम बात करें, ठीक है, बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है जरूर, लेकिन किसानों को, ग्रामीण क्षेत्रों को, आपको लगता है कि भाई ठीक है, उनको बूस्ट करने के लिए इस बजट में पर्याप्त ऑप्शंस हैं? देखिए, मैं अभी किसान पर ही बोलता हूं। जो इसमें 3 कर्तव्य की बात है ना, उसमें तीसरे कर्तव्य में उन्होंने कहा है कि जो सबका साथ सबका विकास है, उसके अनुरूप जो है किसानों के लिए 4 लक्ष्य है, लक्षित क्षेत्र है। एक तो है किसान का आय बढ़ाना, उसके लिए क्या है कि उच्च मूल्य की कृषि, जैसे वो बताया है कि जो फसल ज्यादा मूल्य देती है वैसे खेती को हम समर्थन देना। आय कैसे बढ़ाना है, तो मत्स्य पालन के लिए इसमें विशेष योजना है। आपने देखा ही है कि वो अमृत सरोवर का विकास है, बाकी है। दूसरा है कि जो 500 जलाशय हमने बताया आपको, ये है उसमें। इसी तरह से तटवर्ती इलाकों में जो नारियल है, चंदन है, कोको है, काजू है, ऐसी फसलों के लिए जो विशेष प्रावधान है, नारियल के लिए संवर्धन योजना है। और पूर्वोत्तर में पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्र में भी जो बादाम, अखरोट है, खुमानी है, उन सब के प्रोत्साहन की बात है कि भारतीय काजू और कोको का प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाना है। तो ये किसके लिए जाएगा? सहकारिता के क्षेत्र में जो इसमें बात है, उसमें दूध है, तिलहन है, फल या सब्जी है, उसमें जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको विशेष जो है प्रोत्साहन की इसमें बात है। उसी प्रकार से पशुपालन, सबसे जो समस्या हमारे रही है, तो पशुपालन के क्षेत्र में भी इस बार किसानों को कैसे पशुओं का कुछ पहले से है देना है, लेकिन सबसे समस्या थी पशु डॉक्टर और पशु चिकित्सालय की दृष्टि से। तो इस बार करीब 20,000 पशु चिकित्सक एक साल में उपलब्ध कराने के लिए दिया है। यही है कि वो ग्राउंड पर कब रिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा, वही असली कामयाबी। पहले जो एग्रीकल्चर में था ना, उसके साथ भी हमको इसको जोड़ के देखना पड़ेगा। बिल्कुल, कंटिन्यूएशन में। लेकिन इस बीच महिलाओं के ऊपर इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां किसान, महिला और युवाओं पर किन किन स्कीम्स के जरिए फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के सेक्टर के लिए भी बजट में एलोकेशन को इंक्रीज किया गया है। किस सेक्टर को बजट में क्या मिला, एक डिटेल रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। इस बजट में किसको क्या मिला, पहले ये समझ लीजिए। ट्रांसपोर्ट के लिए 5,98,520 करोड़, डिफेंस के लिए 5,94,585 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़, होम अफेयर्स के लिए 2,55,234 करोड़, एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 1,62,671 करोड़, एजुकेशन के लिए 1,39,289 करोड़, एनर्जी के लिए
9,029 करोड़, स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 1,04,599 करोड़, शहरी विकास के लिए 85,522 करोड़, IT और टेलीकॉम सेक्टर के लिए 74,560 करोड़, कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए 70,296 करोड़, सामाजिक कल्याण के लिए 62,362 करोड़, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए 55,756 करोड़, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 45,500 करोड़, विदेश मामलों के लिए 22,119 करोड़, वित्त विभाग के लिए 20,649 करोड़ और उत्तर पूर्व के विकास के लिए 6,812 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। जिस तरह पूरी दुनिया में युद्ध और तनाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सरकार ने रक्षा मंत्रालय को कुल 7.81 लाख करोड़ का आवंटन किया है। ये पिछले साल के 6.81 लाख करोड़ से काफी ज्यादा है। रक्षा बलों को मॉडर्नाइजेशन के लिए 2,19,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ से 39,000 करोड़ ज्यादा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियार और निर्यात बढ़ाने पर काफी ध्यान दिया गया है। गांव, गरीब और किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। इस बजट में इसके लिए भारी भरकम आवंटन दिखता है कि सरकार का पूरा फोकस है। सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों यानी MSME सेक्टर को बढ़ाने का पूरा ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में MSME के लिए बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें छोटे कारोबारियों को बड़े फायदे होने वाले हैं। इससे न सिर्फ ज्यादा रोजगार सृजन होगा, बल्कि छोटे शहरों के कारोबारियों को भी ज्यादा फायदा होने वाला है। बजट में महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का प्रस्ताव इस बार के बजट में रखा गया है। सरकार छोटे लोन के लिए गारंटी भी देगी। इसके अलावा सरकार छोटी कंपनियों से सीधे सामान खरीदेगी, जिसका फायदा छोटे व्यापारियों को होगा। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। अब आपको इस बजट में और क्या खास है, ये भी बताते हैं। देश में इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। हालांकि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। टैक्स पेयर की इनकम में गड़बड़ी मिलने पर उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ जुर्माना देकर वो बच जाएगा। देश में 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे। साथ ही मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। कैंसर की 17 दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। हीमोफीलिया, सिकिल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री की गई हैं। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी को रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है। अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत की जाएगी। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी।
देश के 789 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है, वो उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। तो विकसित भारत की तरफ अग्रसर होने वाला बजट है और जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भाई जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं उनका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस अब निकालने का वक्त आ गया है। अगर हमें विकसित भारत की तरफ अपना जो टारगेट है 2047 का उसको अचीव करना है। लेकिन इस बीच एक जो संकट है जो हम सबके सामने खड़ा हुआ है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, वो है सिक्योरिटी का। और ये कंसर्न जो है कॉन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिक सर्वे में भी जताया गया और हम भी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पे है। तो शुक्ला सर के यहाँ पर जो स्थितियां हैं, जो डिफेंस बजट का एलोकेशन हुआ है 20% उन्होंने मांगा था, लगभग 15% का इजाफा दे दिया है। तो सरकार भी जानती है कि यहाँ मजबूती जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। देखिए पिछले 10 साल में देखिए आप तो भारत रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हुआ है। अभी जो भारत की पॉलिसी है उसमें यह किया गया है कि जो भी बजट तय किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा जो अत्याधुनिक हथियार है, सबमरीन है, वो भारत में निर्माण हो और खरीदी भी 75% जो है भारत के बनाई हुई चीज़ों पे हो और 25% हम विदेशों से लें। उसके लिए इजराइल भी इच्छुक है भारत के साथ अत्याधुनिक हथियार बनाने की फैक्ट्री डालने के लिए। फ्रांस के साथ आपका पैक्ट ही है। तो भारत अत्याधुनिक हथियारों के रूप में इतना मजबूत होकर चलना चाहता है क्योंकि इस समय वैश्विक स्तर पे आप देखिए तो तमाम देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसे में भारत अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करके चलना चाहता है। कभी ऐसी परिस्थितियां ना आए कि भारत को आमने सामने होने में किसी तरह के संकट का सामना करना पड़े। तो चलिए, तो इस तरह से भी तैयारी यहाँ पर पूरी रखी गई है। अवधेश जी, तो सरकार बिल्कुल क्लियर है, दुश्मनों को मैसेज भी बिल्कुल क्लियर है, ट्रंप को भी मैसेज क्लियर है कि आप टैरिफ लगाओगे, हम दूसरे रास्ते भी खोलेंगे और अपने एवेन्यूज को और ज्यादा बड़ा करेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान को, चीन को भी मैसेज क्लियर है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और आपसे लोहा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। देखिए, रक्षा क्षेत्र के बजट में जो मूल है कि रक्षा आधुनिकीकरण और जिसको पूंजीगत व्यय कहते हैं वो आधुनिकीकरण में आता है स्वदेशी निर्माण की दृष्टि से। उसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन है, इस बार भी पिछली बार भी था और पिछली बार भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट है उसके नियम बदल दिए गए थे। उसके लिए अलग से होता है कि तत्काल तीनों सेना के प्रमुख जो है अगर अभी 24 घंटे में चाहिए तो या 1 घंटे भर के अंदर 300 करोड़ का तो तत्काल खरीद सकते हैं। तो वो किया गया है। इस समय हमारी रक्षा जरूरत जो है वो कई चीज़ों पर निर्भर है। जैसे हम जो निर्माण कर रहे हैं स्वदेशी, जिसकी वो पूरी चर्चा हम कर सकते हैं, उसमें अंतरिक्ष रक्षा उसमें शामिल है। हालांकि अंतरिक्ष के लिए अलग बजट भी है। जो चैलेंजेज है इस समय भारत के सामने वो ये है कि इस उथल पुथल भरी दुनिया में भारत को इकोनॉमी भी और दुनिया की सिक्योरिटी के एक गारंटी के रूप में छोटे देशों के लिए उभर के खड़ा होना है, क्योंकि बगैर भारत के कुछ नहीं हो सकता है। तो इस नाते हमारे इस रक्षा बजट का व्यापक महत्व है और जो सुदर्शन चक्र की पूरे देश में कि भविष्य में जो हमले होंगे उससे हमारे देश की रक्षा होगी। उसमें हमारे हॉस्पिटल से लेके, शिक्षा से लेके, धर्म स्थल, सरकारी संस्थान बाकी तो ही है, उन सबको मिला करके एक कवच भारत बना रहा है कि अपनी दृष्टि से कवच, सीमा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और साथ ही साथ हथियारों का निर्माण सामूहिक रूप से, टेक्नोलॉजी प्राप्त करना और मिलकर के हथियार निर्माण करना, उसको निर्यात करना। जो 50,000 करोड़ का लक्ष्य है हमारा वो उसको पूरा करना, 23-24 हजार करोड़ का हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो उस सब की दृष्टि से जो है रक्षा बजट में हमने पिछले साल 6,80,000 करोड़ था, तो आपने बताया 15% की इस बार वृद्धि है। 20% की वृद्धि थी, लेकिन पिछले साल में से जो पैसे बच गए हैं वो भी इसमें इस बार जुड़ जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर डिफेंस बजट के कंसर्न जो हैं, जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए एक अच्छा खासा अमाउंट वहाँ पर दिया गया है और साथ ही दूसरे तरीके भी सेस भी जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं जिससे भी डिफेंस की आमदनी होती है। और फोकस इस बार ये रहेगा कि आप मॉडर्नाइजेशन में, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो था वो पेंशन और सैलरी में चला जाता था, तो यहाँ कोशिश है कि भाई एक अलग से बजट है कि आप उसको सिर्फ मॉडर्नाइजेशन और वेपन प्रोक्योरमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रोफेसर दीप्ति, अगर इस बजट की हम बात करें तो जेनजी को यानी कि युवाओं को एमएसएमई चैंपियन बनेगा, ये तो कहा वित्त मंत्री ने, लेकिन उनको मोटे तौर पर आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा उनके लिए टेकअवेज क्या हैं जो इंप्लीमेंट होते हुए भी जल्द ही दिख रहे हैं, मतलब लाइक लो लाइंग फ्रूट? देखिए, सबसे बड़ा तो जो लो लाइंग फ्रूट्स की बात हुई है, एक तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग, जो एआई सेक्टर की हम बार बार बात कर रहे हैं कि आगे आने वाला समय एआई का समय है, तो 2047 तक जो उस पर टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई हैं वो एक बड़ा लो लाइंग फ्रूट है, क्योंकि आज की जो जेन जी है वो एआई के क्षेत्र में, और हम अपने आप को एआई, क्वांटम कंप्यूटर्स, इन सब में भी आगे एक क्षेत्र में बढ़ता देखते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत ही लाभदायक, मैं कहूंगी कि एक ये घोषणा की गई है। साथ ही साथ जो फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए आप बाहर जाकर पढ़ने जाते हैं, क्योंकि आर&डी आपको डेवलप करने की जो बार बार बात हो रही है कि आर&डी पे आप अपना दीजिए, पढ़ के आके आप जब भारत में वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसके ऊपर जो टैक्स दरें कम कर दी गई हैं कि 5 से 2% जो कर दिया गया है कि आप वहां जाते हैं, तो वो एक बहुत लो लाइंग फ्रूट है जेन जी के लिए। और किसी भी बजट के लिए, किसी भी देश के लिए, विकसित देश होने के लिए पिनाज जी 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, टैक्स इंसेंटिव्स, लॉजिस्टिक्स इंसेंटिव्स और आपका जो होता है ऑपरेशनल इंसेंटिव्स या रेगुलेटरी इंसेंटिव्स। तो इन चारों बिंदुओं पर भारत के जो इस बजट है, जो विजनरी बजट है, इसमें चारों बिंदु पर बहुत अच्छे से बात की गई है। हालांकि कुछ चीजें अभी भी होनी बाकी हैं, लेकिन बिल्कुल ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात की गई है, जो एक आपको स्टार्टअप्स के लिए जो एक इकोसिस्टम तैयार करने की बात की गई है, बिल्कुल ये जेन जी के लिए ही है कि आप अपने उसमें भी स्टार्टअप्स में जाइए, आपको जॉब क्रिएशन तो होगी ही, जो स्किल डेवलपमेंट की बात हम बार बार कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू लीड टू द डेवलपमेंट इन फ्यूचर। पिनाज, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस है, एमएसएमई पे भी फोकस है, स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस है। पिनाज, युवाओं के लिए जो उन्होंने स्पेशल घोषणा की है, उनके बजट भाषण में था कि मैं एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज नाम की एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखती हूं, जो सर्विस सेक्टर को विकसित भारत का मुख्य ड्राइवर बनाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करेगी और उसको लागू किया जाएगा। मतलब दुनिया के सर्विस, जो दुनिया का पूरा सर्विस सेक्टर है, उसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी 10% करने पर लक्षित है, जो युवाओं की दृष्टि से है कि इसमें E2E की जो बात अभी पहले मैंने कही थी कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन, लेकिन वही कंसर्न भी है ना कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपके पास डिग्री ड्रिवन नहीं, आपको जॉब ड्रिवन स्किल्स चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी हमारे यहाँ पढ़ाई पूरी फोकस कर दी गई है किताबी ज्ञान पर, और डिग्री का मतलब जॉब मिल जाएगी ऐसा कहीं नहीं है। तो हमारे यहाँ 2 तरह के बेरोजगार हैं, एक डिग्रीधारी, एक योग्यताधारी। योग्यताधारी रोजगार में है, डिग्रीधारी डिग्री लेके घूमता है। और वो अब इनका फोकस ये है कि जो नया युवा है वो तकनीक पे और कौशल पे, दोनों पे अपडेट होना चाहिए। लेकिन कौशल के लिए तो बाकायदा मंत्रालय भी बना दिया गया, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी खड़ी कर दी गई, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा था, तो उस पर फोकस इस बार शायद अब दिया जाएगा। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना है, 25% का टारगेट अचीव करना है। आप यदि पढ़ाई में टेक्निकल पे फोकस करेंगे, यानी तकनीक पे फोकस करेंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि पढ़ाई को और किसानी को दोनों को एआई पे, यानी यदि आपको विश्व स्तर पे कहीं ना कहीं खड़े होना है तो आपको एआई के सपोर्ट से आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी आपको अपग्रेड रहना होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। सिर्फ किताब पढ़ के आप आगे परीक्षा दे ले और पढ़ के आ जाए नौकरी मांगे, ऐसा नहीं होना है। आपको एक नए युग के साथ नए तरीके से युवा को तैयार करने की एक पहल। बिल्कुल, और वो कंसर्न जो है वो लगातार इकोनॉमिक सर्वे में भी और कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी उठाए हैं कि भाई हमारे पास स्किल्ड लेबर की जो कमी है, और क्वालिटी भी तभी आएगी जब स्किल्ड लेबर होगा। प्रधानमंत्री कहा ना कि दाम में कम होना चाहिए लेकिन माल में दम होना चाहिए। वो तभी आएगा कि जब आपके पास स्किल्ड लेबर होगी और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स आए होंगे। अगर आपको चाइना जैसा मैन्युफैक्चरिंग हब अगर बनना है, असेंबलिंग इकोनॉमी से अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ, इसलिए देखिए ना, इजराइल के साथ, रसिया के साथ और आपके यूरोपियन कंट्री के साथ जो पैक्ट हुआ है, उसमें पैक्ट यही हुआ है कि आप हमारे यहाँ की, अपने यहाँ के युवाओं को हमारे यहाँ भेजिए, हमें आवश्यकता है। तो जब आप ट्रेंड युवा तैयार करेंगे तब आप इन देशों में अपने युवाओं को भेज पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्लोजिंग रिमार्क आपसे। विपक्ष को पसंद आया नहीं बजट, आम आदमी को इमीडिएटली कि भाई कल से ये मेरी जिंदगी में कुछ फायदा हो जाएगा, वो उसे दिखा नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से क्लोजिंग रिमार्क बजट पर कि भाई ये पॉजिटिव्स हैं,
इसका असर साल भर में दिखेगा। नहीं, देश की सबसे बड़ी चिंता इस समय थी कि जो कुछ अमेरिका ने किया है और हमारे यहाँ उसका जो कपड़ा उद्योग से लेकर के बाकी पर पूरा एक असर हुआ है, भारत उससे कैसे निकलता है। तो भारत ने उसको इस बजट में निर्मला सीतारमन ने केवल उससे निकलने का नहीं, आगे जो क्राइसिस पैदा हो वो हमारे यहाँ वो स्थिति पैदा न करे कि उसका रोजगार पर भी असर पड़ जाए, उत्पादन पर असर पड़ जाए, एक्सपोर्ट पर असर पड़ जाए और हमारे देश के इकोनॉमी पर असर पड़ जाए। उसकी दृष्टि से लॉन्ग टर्म व्यवस्था इसमें और तात्कालिक व्यवस्था भी इसमें है, सभी के लिए है। इसलिए इस बजट को मैं ये कहता हूं कि ये बजट जो है हमारे पूरे एक भारत के सपने को एक व्यवहारिक और साहसिक जो है प्रावधानों से परिपूर्ण करता है। चलिए, तो हमारे इस पैनल ने यह कहा कि हो सकता है कि आपको आज बजट के अंदर कुछ भी ऐसा ना दिख रहा हो कि भाई आपके कल से आपकी जेब में इतने पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये बजट बच जाएगा, होम लोन सस्ता हो जाएगा। लेकिन ये बजट जो है वो एक लॉन्गर विजन के साथ आया है, जिसका असर आपको धीरे धीरे पता चलेगा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जब जॉब क्रिएशन ज्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी। ऐसी उम्मीदें जरूर लगाई जा रही हैं क्योंकि उस दिशा में तमाम योजनाएं, तमाम अनाउंसमेंट उसी दिशा में की गई हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।